नमस्कार साथियों। आज आप लोगों के साथ जिस विषय को लेकर जुड़ रही हूँ वो विषय विकास दुबे से जुड़ा हुआ है। आपको मालूम ही है कि किस प्रकार से हमारे यूपी बॉर्डर्स जो हैं। नमस्कार अंकुर कुमार जी, नमस्कार जीशान जी, जुल्फ़िकार जी, आप सभी का बहुत बहुत स्वागत है मेरे इस लाइव में मेरे साथ जुड़ने के लिए। रावत जी नमस्कार। मैं बात कर रही हूँ आज विकास दुबे के बारे में। आप जानते हैं कि कैसा विकास है ना ये कि यूपी बॉर्डर से मज़दूर जो हैं वो नहीं जा सकते, लेकिन यूपी बॉर्डर से विकास दुबे निकलता है और दिल्ली की तरफ होता हुआ फरीदाबाद पहुंचता है। फरीदाबाद यानी कि हरियाणा, भाजपा शासित प्रदेश, और वहां से करते करते कहाँ पहुंच जाता है? मध्य प्रदेश, भाजपा शासित प्रदेश। वहां से वो पहुंचता है उज्जैन, और उज्जैन में वो मंदिर में जाता है, महाकाल के मंदिर में। महाकाल के मंदिर से उसकी गिरफ्तारी दिखाई जाती है, परंतु इस वक्त बहुत सारे लोग बहुत सारे सवाल कर रहे हैं। बहुत सारे लोग इस बात को उठा रहे हैं कि क्या सचमुच में ये लोग जो हैं ये जो गिरफ्तारी दिखाई गई है ये सचमुच में गिरफ्तारी है या ये सरेंडर है। इसके कई कारण हैं। पहले तो मैं आपको बता दूं कि विकास दुबे जो है उसके ऊपर 60 मुकदमे अब तक लगभग बताए जा रहे हैं, इससे ज़्यादा भी हो सकते हैं। इसको राजनीतिक संरक्षण प्राप्त था क्योंकि ये पॉलिटिकली एक्टिव था। इसकी पत्नी भी जो है वो पॉलिटिकली एक्टिव थी इसकी वजह से। अब आप ये देखिए कि इसके ऊपर जो 60 केसेस थे उसमें से बताए जा रहे हैं कि 45 के करीब केस जो थे वो हत्या या हत्या की कोशिश से संबंधित थे, और इसके तार पुलिस वालों से भी इस प्रकार से जुड़े हुए थे क्योंकि इसको राजनीतिक संरक्षण प्राप्त था, और आज से नहीं था, पिछले 30 सालों से था, और तभी ये ऐसे बढ़ा। अब इसने क्या किया, इसके साथ जो सीओ थे उन्होंने देवेंद्र जो हैं उन्होंने बार बार इसके खिलाफ एक्शन लेने की कोशिश करी। इन्होंने इसके खिलाफ स्ट्रिक्ट एक्शन की जब बात करी तो क्या हुआ कि जो वहाँ पे एसओ थे, उस थाने के इंचार्ज थे, थानाध्यक्ष, उन्होंने इस बात को ज़्यादा अहमियत नहीं दी। मतलब एक डीएसपी कहता है कि इसके विरुद्ध सख्त कार्रवाई होनी चाहिए, परंतु वहाँ का एसओ इस बात को ज़्यादा तवज्जो नहीं देता, और ऑब्वियस है कि ये खबर जो है ये पहुँच गई होगी विकास दुबे तक। इस वक्त एसओ कहा जा रहा है कि गिरफ्तार कर लिया गया है, लेकिन क्या ये ज़रूरी था कि हमारे जो पुलिस वाले हैं, हमारे वीर पुलिस वाले, उनको मारा जाता तब जाके ये कार्रवाई होती? जब चारों तरफ इतनी बातें हो रही हैं, लोग अपनी आवाज़ उठा रहे हैं क्योंकि पुलिस वालों की जिस तरह से हत्या करी गई है ये एक्सेप्टेबल नहीं है। ये वही वाला प्रदेश है जहाँ के मुख्यमंत्री ने ये कहा था कि या तो हमारे यहाँ अपराधी रहते नहीं हैं, या अपराध छोड़ देते हैं, या राज्य छोड़ देते हैं, या ऊपर चले जाते हैं। और ये एनकाउंटर पुलिसिंग सिस्टम जो है 2017 से 2019 तक बहुत देखी गई। मगर देखिए ज़रा कि किस प्रकार से जिस वक्त एक पूरी टीम जा रही थी पुलिस की रेड करने विकास दुबे के घर में, उसको अरेस्ट करने, उस समय विकास दुबे के साथ क्या हुआ? विकास दुबे को ये खबर मिल जाती है, एक फ़ोन जाता है बिजली दफ्तर, वहाँ से बिजली को काट दिया जाता है क्योंकि उन्हें कहा जाता है कि उस एरिया की बिजली को काटना है। बिजली को काट दिया जाता है। ये पुलिस वाले वहाँ पहुँचते हैं, ये पूरी टीम, और विकास दुबे तैयार बैठा होता है। AK-47 उनके पास थे, और उनको लेकर इनके ऊपर हमला किया जाता है। ना सिर्फ ये, जो डीएसपी है उनकी इतनी निर्मम तरीके से हत्या करी गई, उसके बाद उनके पैर काटने की कोशिश करे गए। मतलब ये अपने आप को कोई फिल्मी डकैत समझ रहा था। फिल्मी डकैत हो ना हो, असली का डकैत ये अवश्य है, आतंकवादी है ये। और उसके बाद देखिए कि क्या हुआ कि इसने उन लोगों की हत्या करने के बाद डीजल छिड़ककर उनको जलाने की कोशिश करी, जब तक कि बाकी पुलिस वाले वहाँ पहुँच गए और ये वहाँ से एक साइकिल पर, कहा जा रहा है, भाग गया। इसकी पत्नी उस वक्त लखनऊ के अपने आवास पे थी।
जो बताया जा रहा है कि मुख्यमंत्री आवास से केवल 7 किलोमीटर दूर है, वो वहाँ से उसी वक्त निकल पड़ी। ये वहाँ से भागा। आप देखिए कि किस प्रकार से ये भाग रहा था। इतने 6 दिन हो गए ये भागते भागते एक राज्य से दूसरे राज्य पहुँचा। ये कहा जा रहा है कि ये उत्तर प्रदेश से राजस्थान की तरफ से होते हुए, दिल्ली की तरफ से होते हुए, फरीदाबाद यानी कि हरियाणा की तरफ से मध्य प्रदेश के अंदर घुसा। और मध्य प्रदेश में जब ये घुसा तो ये उज्जैन पहुंचा। उज्जैन में इस समय भीड़ भाड़ के इलाके में तो अगर कोई बदमाश जाए छुपने के लिए तो समझ में आता है, लेकिन एक बदमाश जाता है कहाँ पर? वो जाता है महाकाल के मंदिर में। जिस वक्त मंदिर जो हैं वो सारे बंद हैं और ज़्यादा खुले हुए नहीं है। ये भी कहा जाता है, ये मान्यता है कि महाकाल के मंदिर में अगर कोई दर्शन पा ले तो उसके अंदर का भय खत्म हो जाता है। इसके अंदर तो भय नहीं दिख रहा, क्योंकि यहाँ पे बहुत सारे सवाल उठ रहे हैं और ये लाजमी भी है। ये सवाल क्या है? ये वहाँ पहुँचता है, इसकी अब तस्वीरें आपने देखी होंगी कि किस प्रकार से इसकी तस्वीरें आ रही हैं। जहाँ ये घूम रहा है इसकी फ़ोटो खींची जा रही है मंदिर परिसर के अंदर। ये वो अपनी पर्ची कटवाता है 250 रुपये की, और 2 घंटे का क्योंकि गैप है आजकल, क्योंकि कोरोना की वजह से ऑनलाइन बुकिंग हो रही है, इस वजह से ये वहाँ पे है। इसके साथ आपको एक जो बहुत ही संवेदनशील बात बता रही हूँ वो ये है कि मध्य प्रदेश में तबादले भी हुए, मतलब उज्जैन में तबादले हुए, और जो महाकाल थाने में एसओ थे इंचार्ज, उनका भी तबादला हुआ कल। और एक और खबर जो मैंने टीवी पे देखी उसमें बताया गया कि किस प्रकार से डीएम जो जिलाधिकारी है उज्जैन का, डीएम और वरिष्ठ पुलिस अधीक्षक एसएसपी, वरिष्ठ पुलिस अधीक्षक, इन दोनों की महाकाल मंदिर परिसर में मीटिंग हुई। किसके साथ हुई मीटिंग ये समझ में नहीं आ रहा। आपस में करी उन्होंने मीटिंग। अगर आपस में करनी थी मीटिंग तो ये अपने दफ्तर में कर लेते। ये महाकाल के मंदिर में गए, वहाँ इनकी मीटिंग हुई। वहाँ के पुजारियों से मीटिंग हुई या नहीं ये बिल्कुल नहीं कहा जा रहा है। वहाँ मीटिंग हुई, केवल ये बताया जा रहा है। इसके अलावा जानते हैं इनकी ये मीटिंग तो हुई, मगर नमस्कार राजेश जी, मगर इन्होंने वहाँ दर्शन भी नहीं करे। तो ये सारा का सारा मामला बड़ा संदिग्ध सा होता जा रहा है। उसके बाद ये बताया जा रहा है कि किस प्रकार से आज सवेरे विकास दुबे वहां पहुंचा, खुलेआम आराम से घूरा था। मगर ये भी खबर आ रही है कि वो एक सफ़ेद बोलेरो में आया, उसके साथ 2 साथी थे, उसके एक ड्राइवर था और एक और व्यक्ति था उसके साथ। और इसने वहाँ पर जिस प्रकार से इसकी वीडियो आ रही है वो अगर आप देखेंगे तो बड़ा अचंभित करते हैं कि 3 राज्यों की पुलिस और 11 राज्यों की पुलिस ढूंढ रही थी इसको, मगर पकड़ा किसने? पकड़ा एक सिक्योरिटी गार्ड ने। ये हास्यास्पद नहीं है, ये बहुत सीरियस है, क्योंकि ये प्लानिंग थी? क्या ये सचमुच में अरेस्ट था या ये सरेंडर था? समझ में नहीं आ रहा। हो सकता है कि इसको लग रहा हो कि मेरे को मार दिया जाएगा अगर मैं उत्तर प्रदेश में रहता हूँ। इसी वजह से जब इसे पकड़ा गया, और तब तक ये मुझे समझ में नहीं आ रहा कि वहाँ पे टेलीविज़न कैमरास कैसे पहुँच गए। टेलीविज़न कैमरास पहुँच गए जब उसकी अरेस्टिंग हुई, उसको ले जाया जा रहा है। और हुआ ये था कि इसने जो गमछा बांध रखा था उसको हटाया गया उस सिक्योरिटी गार्ड द्वारा, और उसने देखा कि ये जो है ये कौन है? ये विकास दुबे है। तो विकास को तो मरने नहीं दे सकते ना, मतलब प्रधानमंत्री जी तो विकास की बातें कर रहे थे, तो विकास वैसे भी नहीं मर सकता, उसे तो जीवित रखना भी पड़ेगा। खैर, विकास कई जगह डूब गया और यहाँ पे विकास दुबे हो गया, है ना। तो खैर, तो ये जो विकास दुबे है इसको पुलिस ने पकड़ा, मतलब वहाँ की सिक्योरिटी वालों ने उसे रोका। उसके बाद वो भागने की कोशिश उसने करी, उनके साथ हाथापाई हुई। ये सारी खबरें उनके पास से आ रही है। इसकी कोई पुष्टि हम नहीं कर सकते, आप नहीं कर सकते, जो हमें बताया जा रहा है हम वही बात कर सकते हैं। उसके बाद इस पुलिस को बुलाया गया, और तब तक क्या मीडिया वालों को भी बुला लिया गया होगा। फिर इसको पकड़ा, जब श्योर नहीं है तो आपने कैसे बुला लिया है ना मीडिया वालों को। खैर, पकड़ा गया और ये ज़ोर ज़ोर से 2 बारी चिल्लाते हुए सुनाई देता है एक वीडियो में, जिसमें ये कहता है मैं विकास दुबे हूँ कानपुर वाला, मैं विकास दुबे हूँ कानपुर वाला। तो इसका विकास तो इसको लेके डूबेगा या नहीं ये तो बाद में पता चलेगा, लेकिन वहाँ पे जब इसको पकड़ लिया गया उसके बाद दिखाया गया कि इसकी गिरफ्तारी हुई है। बहुत सारे लोग कह रहे हैं
कि भाई वो मंदिर में क्यों गया, और जो कुछ मैंने आपको बताया कि किस प्रकार से थाना अध्यक्ष का तबादला हुआ, जिलाध्यक्ष, जिलाधिकारी और वरिष्ठ पुलिस अधीक्षक की एक मीटिंग हुई महाकाल मंदिर में, उन्होंने दर्शन नहीं किए, बस एक मीटिंग करी। तो ये सब चीज़ें जो हैं ये बहुत सारे सवाल उठा रही हैं। खैर, अब ये सवालों के साथ अगर आप देखें तो वहाँ पे पुलिस इसको विकास दुबे को कोर्ट में पेश करने के बजाय सीधे हैंडओवर कर दिया गया उत्तर प्रदेश पुलिस को। वहाँ से लाया जा रहा है, तो उत्तर प्रदेश की टीम वहाँ गई होगी, लेके आ रही होगी और कानपुर में इसको न्यायालय में प्रस्तुत किया जाएगा, पेश किया जाएगा। मगर इन सब चीज़ों में एक और नाम आ रहा है नरोत्तम मिश्रा जी का। नरोत्तम मिश्रा जो हैं वो गृह मंत्री हैं मध्य प्रदेश के। सबसे पहले उन्होंने ही कंफर्म किया, उसके पहले पुलिस वालों ने चुप्पी साध दी थी, वे कुछ बता नहीं रहे थे कि कहाँ से आया, क्या हुआ, नहीं हुआ। लेकिन अब जो खबर उसके बाद जो खबर आई वो ये थी कि नरोत्तम मिश्रा जो हैं उन्होंने ये इसकी पुष्टि करी कि इसे पकड़ा गया। इसके साथ ये भी बताया जा रहा है इसके 2 साथी भी पकड़े गए हैं। तो ये आदमी जो खुलेआम घूम रहा था, जिसके पीछे 11 राज्यों की पुलिस थी, बहुत सारे सवाल उठ रहे हैं। इसका जिंदा पकड़ा जाना जरूरी था, मगर बहुत सारे लोगों की बात भी वाजिब है कि जिंदा रख के आप क्या करेंगे, इससे अच्छा तो इसका काउंटर हो जाता। मैं इस बात को नहीं मानती हूँ, क्योंकि कानून व्यवस्था बनाए रखने की जरूरत है। आज नहीं तो कल कानून व्यवस्था तभी ठीक होगी जब हम इस बात पर जोर देते रहेंगे। और हाँ, ये ज़रूरी है कि कानून व्यवस्था बनाए रखें, लेकिन अब इसको जब वापस ले जाया जाएगा तो होगा क्या। इस वाले मैटर में भले ही हम लोग बहुत बोल रहे हैं कि इस मैटर को बहुत तेज़ी से बढ़ाया जाए, हमें एक और चीज़ बोलनी है साथ में। हमें बोलना है कि इसके खिलाफ जितने मुकदमे हैं उन सब को भी क्लब करके सबका निपटारा साथ साथ करा जाए। वरना जानते हैं क्या होगा, अगर इस वाले में से सज़ा मिल भी जाती है तो वो सज़ा तब तक इसको नहीं दी जाएगी जब तक ये जो बाकी केसेस हैं इनमें जो डिसीजन है वो नहीं आता, उसमें जजमेंट नहीं आता, उसमें न्यायालय का जो ऑर्डर है वो नहीं आता, जजमेंट नहीं आता। तो ये ज़रूरी है कि सारे केसेस को क्लब कर दिए जाएं और इसके खिलाफ ढंग से जो है मुकदमे की पैरवी करी जाए। इस बार इसको बचना नहीं चाहिए, मगर ये इसका कहीं एनकाउंटर नहीं होना चाहिए। ये नहीं कहा जाना चाहिए कि ये भाग के निकल गया, ये भाग रहा था इसलिए हमें इसको मारना पड़ा तो इसका एनकाउंटर हो गया। क्यों? क्योंकि इसके तार जो राजनीतिज्ञों से जुड़े हुए हैं वो खुलकर सामने आने चाहिए। और इस वक्त तो मैं जो पुलिस फोर्स है हमारी, उनको भी कहना चाहूँगी कि आप ही लोगों में से थे इन लोगों की हत्या इस व्यक्ति ने करी थी। तो राजनीतिक प्रेशर कितना भी हो उसमें आपको नहीं आना चाहिए। ये देखना चाहिए कि जो भी राजनीतिक संरक्षण इसको प्राप्त था उसका आप लोग खुलासा कर सके, क्योंकि ये आपके हित में, आपके डिपार्टमेंट के हित में है। आप आज इस डिपार्टमेंट में है, कल कोई और आएगा, लेकिन तभी कुछ हो सकेगा जब आप सही कदम उठाएंगे। और ये आपके साथियों की बात है। और ख़ास करके आप अगर देख रहे हैं किस तरह से मैं एक दूसरे देवेंद्र की बात कर रही हूँ, जो पुलवामा के समय में पुलवामा में तैनात थे, उसके अलावा अभी उनको 2 आतंकवादियों को सेफ पैसेज देने के मामले में पकड़ा गया। वो जो आतंकवादियों को ले जा रहे थे अपनी गाड़ी में बैठाकर, तो उस वाले मामले में उन्हें पकड़ा गया। 90 दिन के बाद भी पुलिस ने चार्जशीट दायर नहीं करी और देवेंद्र सिंह को बेल मिल गई और वो आज खुलेआम घूम रहा है। तो ऐसा ना हो कि इसकी या तो एनकाउंटर करके इसको मार दिया जाए या इसको बेल मिल जाए क्योंकि पुलिस कार्रवाई ठीक से ना करे, और या फिर ये केसेस इतने लंबे चलते चले जाएं क्योंकि इसके खिलाफ और भी बहुत सारे केसेस हैं। तो सज़ा अगर इसे मिल भी जाए तो उन केसेस की वजह से ये मामला लंबा खिंच जाए। तो ये 3 चीज़ें हैं जिनको हमें ध्यान रखना है, हमें अपनी आवाज़ को बुलंद रखना है, क्योंकि कानून व्यवस्था बनाए रखना बहुत ज़रूरी है। देखिए इन्होंने क्या किया, पुलिस वालों ने इन्होंने क्यों करा, कैसे किया, गुस्से में किया, क्या किया, ये गलत करा। इन्होंने इसके घर में जाकर इसके घर में तोड़फोड़ कर दी, सब कुछ तोड़ दिया है ना। तो वो जब तोड़फोड़ करी इन्होंने तो कितना सारा एविडेंस होगा वहाँ पे,
वो सब नष्ट हो गया। अब जा रहे हैं वहाँ पे कुएं में ढूंढने के लिए कि वहाँ पे इन्होंने जो हथियार हैं वो तो नहीं डाले, अब वहाँ ढूंढ रहे हैं। आप घर जो है वो तो आपने तोड़ दिया, गाड़ियाँ तोड़ दी, और आप अगर कोई अपराधी है तो उसके पीछे जाएंगे कि उसके पूरे घर को तोड़ फोड़ करके आप बताएंगे। ये तो वही वाली बात हो गई जैसे चीनियों वाली बात में हम कह रहे हैं कि हम ऐप डिलीट कर देंगे, जबकि चाइना क्या कर रहा है, वो हमारा मैप ही बदल दे रहा है, हमारा मैप ही बदल दे रहा है ना। तो ये सारी चीज़ें जो है व्यवस्था के हिसाब से चलनी चाहिए, आवेश में नहीं आइए, और जो सही है वो चीज़ों का डिमांड करिए। हो सकता है, मैं ये भी मानती हूँ कि हो सकता है चीज़ें इस वक्त ठीक ना हो पाए, लेकिन चीज़ें ठीक तो होंगी ही ना। तो चीज़ों के ठीक होने के लिए आप जब तक आवाज़ नहीं उठाएंगे अपनी, तब तक नहीं होगी। इसलिए हमारे जो वीर 8 पुलिस वाले हैं जिनको इसने मार डाला, उनके लिए उन्होंने भी शहादत ही दी है ना, अगर इसको पकड़ने गए, इस अपराधी को, इस आतंकवादी को। और इसमें कृपा करके हिंदू मुस्लिम मत करिए, क्योंकि ये अपराधी था। अपराधी अपराधी होता है, और देश की जो जनता है उसे अपराध के विरुद्ध खड़े होने की ज़रूरत है। अगर आप लॉ अबाइडिंग सिटीज़न हैं, मतलब आप कानून व्यवस्था में विश्वास करने वाले नागरिक हैं। तो साथियों, अपनी आवाज़ को बुलंद रखिएगा। मेरे इस पेज में अधिक से अधिक लोग मेरे पेज को फॉलो करिएगा। मेरे यूट्यूब चैनल सुजाता पॉल पॉलिटिकल एनालिस्ट पे भी आप ज़रूर जुड़िए मुझसे। मेरे फेसबुक पेज सुजाता पॉल इंडिया फर्स्ट पर जुड़िएगा, सुजाता इंडिया फर्स्ट। ट्विटर पे मेरा अकाउंट है सुजाता इंडिया 1ST, तो उस पर भी ज़रूर जुड़िएगा, ताकि हम लोगों को जागरूक करते रहें, और हमारे भी दिमाग में अगर बातें ऐसी आती हैं जो कानून के विरुद्ध हैं, तो हम उस पर चर्चा कर सके और समझ सके कि कानून व्यवस्था बनाए रखना क्यों आवश्यक है। दोबारा आपसे मुलाकात होगी साथियों। जय हिंद।